हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ICSE चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज का लेक्चर है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बेटा, देख इधर क्या चीज़, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इधर देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। इसका सिंबल रो होता है। क्या होता है? रो। इस तरह का रो होता है ना। ये रो मैंने लिख दिया, कोई यूनिट नहीं है। ये क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल। बहुत बढ़िया जी। अब देख बेटा, एक्सपेरिमेंटली हम पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं और एक्सपेरिमेंटली इट इज एब्जॉर्ब दैट कि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ। और आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया के। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? बोलो, एल बाई ए के, है ना। और यहाँ पे जो होता है कांस्टेंट जो होता है वो होता है एल बाई ए का। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। वही वाला चीज़ मैंने नोट्स बना के लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्या करना है? नोट कर लेना। इधर देखो बच्चों, क्या लिखा है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले लेक्चर के पिछले लेक्चर में, है ना, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कोई कंडक्टर है बेटा, है ना, तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। हमने ये देखा था, ठीक है। और एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के क्या होता है? जल्दी बोलो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप लोग? कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहाँ पे जो होगा रो, उसको हम बोलेंगे रो इज कांस्टेंट। इसका एक और नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। हर मटेरियल के लिए रो अलग अलग होगा। अभी हम देखेंगे, इसको मिटा के फिर देखेंगे हम कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। बेटा देख, एक तो होता है कंडक्टर, एक क्या होता है? कंडक्टर होता है। जो कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके लिए रेसिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रो की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होती है। 10 के पावर -5, 10 के पावर -6 होती है ना, इससे भी कम होती है। और सेमी कंडक्टर के लिए क्या होती है? 10 के पावर -1 के आसपास होती है। और वुड हो गया, है ना, जो इंसुलेटर होती है उसके लिए क्या होती है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना, 10 के पावर 13 और 15 होती है। खैर हम इसको मिटा के देखेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी को रो लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और रो क्या हो गया? बोलो जल्दी। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया जिसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, पक्की बात। अब मेरे बच्चों देखो यहाँ पे R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो देख बेटा, रो की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर ए बाई एल। देखो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए डिवाइडेड बाई एल। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट निकाल लें तो बेटा एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर ने 1 मीटर को मार दिया तो ये क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर बच जाएगा। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? जल्दी बोलो। ओम इंटू मीटर। सिंबल में ऐसे लिखेंगे, है ना। ये माइनस का साइन नहीं है, ये माइनस का साइन नहीं है ना, तो ऐसे लिख दो, ओम इंटू मीटर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। वेक्टर और स्केलर क्या होती है आपको पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, है ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्केलर वो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि यहाँ पे देख लो, मान लो ये कोई ब्लॉक है, ठीक है बेटा। अब मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। तो मैंने पूछा कि मैग्नीट्यूड कितना है इसका, तो बोलोगे 10। किधर लग रहा है? तो तुम कहोगे सर फोर्स इधर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो ये इधर की डायरेक्शन जो हो गई ना, ये वाली डायरेक्शन जो हो गई वो क्या हो गई? डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन है फोर्स का। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना? 10। तो इसमें दोनों है। मैं कहूँगा तो समझ में आ गया कि वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। रेसिस्टिविटी ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए होती है कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं कहूँगा कॉपर है ना, एक कॉपर वायर है जिसका रेसिस्टिविटी 10 के पावर -6 है। मान लो कि ऐसे कुछ भी है ना, 10 के पावर -6 के आसपास है।
चाहे कोई एक मेटल है ना, जिसकी रेसिस्टिविटी 2.3 × 10⁻⁵ है ना, मैं बोलूँगा बताओ डायरेक्शन किधर है, तो ये अजीब बात हो गई ना, रेसिस्टिविटी की डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, वो तो कोई एक क्वांटिटी है जिसका इतना है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो कि स्केलर का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो रेसिस्टिविटी का कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देख बेटा नीचे क्या लिखा है मैंने, ये यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक ये तुम्हारे बुक में लिख दिया है कि देख यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रो इक्वल टू AR/L है ना, तो L की वैल्यू 1 और A की वैल्यू भी 1 रखोगे तो रो जो होगा रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखा है A = 1, L = 1, तो रो = R। डिफिनेशन में क्या लिखा है, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी यानी रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस R व्हेन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज when unit area of cross section and unit length। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि कोई वायर है बेटा, है ना, ये कोई वायर है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है, इसका एरिया बेटा 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इसका 1 मीटर है। ठीक है, तो इसका रो कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या लिखोगे, RA Ra/L, यही फॉर्मूला है, Ra/L। ठीक है, तो यहाँ पे आप A = 1 पुट कर दीजिए, है ना, और L = 1, तो रो = R हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी जो रेसिस्टेंस के इक्वल होगी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए और यूनिट लेंथ के लिए। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए स्क्रीन रोक के, और मैं इसको मिटा रहा हूँ 1 2। अब देखो बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या चीज, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखो R = हमारे पास क्या है, रो L/A, तो ये वाला कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो इस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भैया ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है किसका, मटेरियल का, है ना, हर मटेरियल के अलग अलग होगा। जैसा आप जानते हैं कि कंडक्टर के लिए क्या चीज, मेटल और एलॉय के लिए यानी कंडक्टिंग वायर के लिए क्या होता है, ये काफ़ी कम होता है, जाहिर सी बात है कम होगा। देखो रो अगर मान लो कि कम होगा बेटा, तो R भी क्या होगा, कम होगा, और जितना R कम होगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा। सपोज करके देखो कि मान लो यहाँ से तुझे यहाँ तक जाना है, और इस तरह का मान लो ऐसे है, ये कोई सरफेस है, यहाँ से अगर तुम यहाँ से यहाँ तक इस साइड से A से B की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, अगर इस पाथ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हम आसानी से चल पाएंगे क्या, नहीं चल पाएंगे ना। जैसे मान लो कि रेसिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, पुल टूट गया, मान लो कोई जा पाएगा इस पार से उस पार। ये इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा कब होता है, वुड के केस में होता है ना। देखो वेरी हाई होता है, इतना हाई होता है कि करंट फ्लो ही नहीं कर पाती है, इलेक्ट्रॉन इस पार से उस पर जा ही नहीं पाता है ना, करंट फ्लो ही नहीं कर पाती है। लेकिन कंडक्टिंग वायर के लिए ये क्या होगा, मेटल वगैरह के लिए बहुत कम होता है। देखो कितना होता है, 10⁻⁻8 होता है। -8 का मतलब क्या होगा, ये कितना है 1.63 डिवाइडेड बाई 10⁸8, 2 0 फिर 2 0 फिर 4 0, इतना, ये बहुत कम है ना। और ये जब बहुत कम होता है, R बहुत कम होता है, रो बहुत कम होता है, तो L और A पे डिपेंड करने के बाद R भी जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कम ही आता है ना। तो हमारा फ्लो आराम से करंट कर जाती है। ठीक है, तो ये डाटा है ना, क्या है, डाटा है। इस डाटा को आपको याद नहीं करना है ना, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वैसे याद नहीं करते हैं इसको, है ना। आप देख लेना एक बार, नोट्स में लिख लो, याद रखना कि भैया मेटल के लिए और एलॉय के लिए ये काफ़ी कम होता है, 10⁻⁸ के आसपास होता है। ओम मीटर यूनिट है रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टिविटी की ओम, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। अभी हम कुछ देर पहले देखे थे। ठीक है भाई, इसको भी याद कर लेना, है ना। याद नहीं करना, बस एक बार देख लो, है ना। नाइक्रोम वगैरह के लिए क्या होता है, 10⁻⁻8 होता है, काफ़ी आसान है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, 10⁻⁵ क्या ओम मीटर होता है, तुम्हारी किताबी डाटा, है ना। जर्मेनियम के लिए ये होता है, ठीक है भाई। सिलिकॉन के लिए 10⁻⁵ होता है, ठीक है। तुमसे अगर पूछ देगा कि रेसिस्टिविटी किसका ज़्यादा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तो बोल देना सिलिकॉन का ज़्यादा होता है।
तो सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, तो फॉर सेम लेंथ एंड सेम एरिया रेसिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम, जिसका रेसिस्टिविटी यानी जिसका रो ज़्यादा होगा उसके लिए आर ज़्यादा होगा, है ना। वेरी हाई फॉर इंसुलेटर, जाहिर सी बात है वुड में करंट फ्लो करके देखो, है ना, करंट थोड़ी ना फ्लो करेगी। मान ले एक लकड़ी ले ले और यहाँ से ये मान ले वुड है ना, लकड़ी है, यहाँ से वोल्टेज कर दे, करंट फ्लो करेगी? कभी नहीं करंट फ्लो करेगी यहाँ पे, ठीक है। ग्लास और डायमंड इंसुलेटर होता है, इसके लिए 10 से लेकर 10⁻14 तक होता है। तो ये जो स्लाइड था मतलब इसमें क्या इन्फॉर्मेशन था, है ना। आप इसको याद कर लो भैया, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए सबसे ज़्यादा होता है रेसिस्टिविटी, है ना। कितना आसपास होता है? 10⁻10-15 के आसपास होता है, 12-13 होता है। और किसके लिए मेरे बच्चों? एलवाई के लिए कितना होता है? 10⁻−8 के आसपास होता है। और ये सेमीकंडक्टर के लिए बीच में होता है उनके, है ना। इतना आप लोग याद कर लो। तो इसको आप नोट्स लिख लेना है, एक बार आप याद नहीं करना, एक बार रीडिंग मार लेना, ठीक है। आपकी किताब में और भी डाटा दिए हुए हैं बहुत सारे, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर आगे चल रहा हूँ। देखो बेटा अगला है रेसिस्टिविटी जो होता है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो देख बेटा ये अजीबोगरीब फिनोमिनन है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो ऑफ मेटल तो इंक्रीज करता है, मेटल का रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। रेसिस्टिविटी क्या होता है उसका? डिक्रीज करता है। उसका रीजन ये है, आपकी क्लास में तो नहीं पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है बेटा, है ना, कि एक कंडक्शन बैंड होता है और एक बैलेंस बैंड होता है, ठीक है। और ये एनर्जी गैप होता है। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस हम सुन लो मेरी बात। क्या होता है? एक बैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है और एक बीच में एनर्जी गैप होता है। अब क्या होगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, ऐसे सोचो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाएगा तभी तो कंडक्शन होगा। तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है और ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पहले नहीं जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया। तो जब जंप करके जब यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। और कंडक्टिविटी जब इंक्रीज कर जाएगा तो रेसिस्टिव, देखो कंडक्टिविटी जो होता है बेटा, यहीं पढ़ लो, कंडक्टिविटी जो होता है ना, ये सिग्मा लिख लेना, है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। यानी सिग्मा जो होता है 1 रेसिस्टिविटी होता है। और रेसिस्टिविटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? रा अपॉन एल, तो रा अपॉन एल, ठीक है। तो देखो सिग्मा जो है 1 रेसिस्टिविटी है, तो यह सिग्मा को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। फिर से सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल का, और नॉर्मल तौर पे जो मेटल होते हैं, जो कंडक्टिंग वायर होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में उनका क्या होता है? उनका रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है। और जब रेसिस्टिविटी इंक्रीज करता है मेरे बच्चों, देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो कॉपर वायर है ये, है ना, कॉपर वायर है। कॉपर क्या है? मेटल है बेटा। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज करने लगा कॉपर का। जब ये इंक्रीज करेगा तो ये लेंथ और एरिया अगर सेम भी हो तो ये क्या होगा? रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तभी तो हम पिछले क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में, कि रेसिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। लेकिन किसका बढ़ता है? कंडक्टर का, है ना, कंडक्टिंग वायर का, मेटल वोटल का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेटल नहीं हो, जो वायर हो सेमीकंडक्टर का बना हो, जर्मेनियम सिलिकॉन का, तो वैसे केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पागल होकर एनर्जी लेके कूद के भाग जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं कंडक्शन में, है ना। सेमीकंडक्टर चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चले जाते हैं और कंडक्टिविटी क्या हो जाता है उसके? जल्दी बोलो, कंडक्टिविटी क्या होता है उसका? इंक्रीज कर जाएगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो। और जब इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा मेरे बच्चों, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यही लिखा है ना। और जब रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, जब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे कि टेम्परेचर इंक्रीज किए तो सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या हुआ? इंक्रीज किया। तो रेसिस्टिविटी क्या हुआ? डिक्रीज किया। तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपको बस इसमें, है ना, इतना जो ज्ञान है उसको नोट्स बना के 2-3 बार पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा।
एल वाई के लिए क्या होता है ना, किताबों में लिखते हैं, आपके बुक में भी लिखा हो, विद द चेंज इन टेम्परेचर, रो मतलब रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ये क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया, एक अलग अलग डिफिनेशन है बेटा, इसको आप पढ़ लो थोड़ा सा और, कि कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। आपके आएगा कि डिफाइन कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कैसे लिखोगे, पहले तो इसको डिफाइन कर देंगे ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी 1 बाई रेसिस्टिविटी, तो ये हो गया। अब इसका एसआई यूनिट कैसे लिखोगे, लिख लो, कितना आसान है। आर का यूनिट क्या होगा, ओम, इसका होगा मीटर स्क्वायर, माइनस नहीं कह रही है ना, और ऊपर में है मीटर, एक ने मीटर को मारा तो 1 बाई ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसको ऐसे भी किताबों में लिखते हैं, पूरा लिख देते हैं ओम इंटू मीटर। फिर ऐसे लिखते हैं, टाइम पास करते हैं, ओम के पावर -1 इंटू मीटर के पावर -1, मीटर के पावर, ओम इनवर्स को सीमेन लिखते हैं, है ना, सीमेन के पावर -1 इंटू मीटर के पावर, में साइड हट जाता हूँ, आप पूरा देख लो, -1। ठीक है, तो इससे आपको घबराने की, सीमेन के पावर -1 लिखते हैं, ओम इनवर्स को लिखते हैं, ओम इनवर्स को सीमेन लिखते हैं, ठीक है बेटा, इंटू मीटर के पावर -1। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल इंक्रीज करेगा, जब इसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो कॉपर ऊपर का अगर मेटल का वायर बना हुआ तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं, आर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है रो पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो इसको आप नोट्स कर लो, स्क्रीन रोक के, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। हेलो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी, अब ये लास्ट है ना, उसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देख लेंगे ना, इस पे आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे न्यूमेरिकल देखेंगे। जितना भी न्यूमेरिकल होगा टफ से लेके आसान तक सारा का सारा करा दूंगा इसमें, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अगला लेक्चर मिस ना करना प्लीज़, ठीक है। रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द वायर। इसका क्या मतलब होता है, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, इसका क्या मतलब है, मान लो कोई कॉपर वायर है ना, कॉपर वायर या सिल्वर का वायर है ना, एजी ले लो, सिल्वर है ना, चांदी की वायर है, ठीक है भाई, इसका लेंथ एल है, इसका एरिया ए है ना, इसका रेसिस्टिविटी रो, रो ऑफ कॉपर तो फिक्स रहेगा भाई, रो ऑफ सिल्वर जो भी है ना, रो ऑफ सिल्वर कितना था अभी हमने देखा था ना, तो रो ऑफ सिल्वर था रो इक्वल टू था 1.63 इंटू 10 के पावर, किताबी डाटा बेटा, इसको याद नहीं करना है, ठीक है, 10 के पावर -8, ठीक है, इतना था। अब देख बेटा, इसका क्या मतलब, रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द वायर, मतलब इसको पीटा, इसको पीटा, ठीक है, इसको पीट के मान लो लंबा कर दिया, ठीक है, पीट के क्या कर दिया, लंबा कर दिया। जब इसको पीट कर लंबा कर देंगे तो ये चांदी है तो चांदी का ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं पीट कर लंबा करने में सोना में हो जाएगा। मान लो इसको तोड़ दिया, तोड़ के जोड़ दिया, तोड़ा फिर जोड़ा, तब भी ये चांदी का ही रहेगा। नहीं समझ में आया, मान लो एक बार और तोड़ा, अरे 10 बार तोड़ ले, 50 बार तोड़ ले, चाहे जितना भी बार भी तोड़, भैया ये चांदी का तो चांदी का ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना सोना बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा। तो फिर वैसा क्या, चांदी जितना तोड़ दो डायमंड बन गया, यानी ये जिस मटेरियल का है उसी मटेरियल का रहेगा ये। तो रेसिस्टिविटी इसका चेंज नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, चाहे जितना लंबा करो, पीटो, तोड़ो, फेंक दो, है ना, इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।